नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बॉटनी के डीएससी सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ये हमारा जो कोर्स है डिसिप्लिन स्पेसिफिक जो इलेक्टिव कोर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है। और इस यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने जूलॉजी लिया हुआ है डीएससी में तो प्लेलिस्ट पर डला हुआ है मेरे चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा। जब भी आपको देखना रहता है वीडियो ना, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लिया करो, ठीक है। आपको हर चीज एक सिस्टमेटिक मिलेगा, नहीं तो कोई भी वीडियो आप पढ़ेंगे इधर उधर होगा, परेशान हो जाएंगे आप। जितने भी हमारे स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोगों को तो मिल जाता होगा वीडियो, है ना। कोशिश करें कि आप चैनल को शेयर करें। देखो दोस्तों, अगर आप एक दूसरे को शेयर करके अगर आप जीवन में काम करते हैं तो जीवन में आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं कि मैं मेरे दोस्त लोगों को ना भेजूं वीडियो, क्योंकि मैं भेज दूंगा तो मेरे से वो ज़्यादा नंबर ले आएंगे, ज़्यादा कर लेंगे, ऐसा अगर आप सोचेंगे फ्रेंड, तो आप अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं आप सभी लोगों को, देखो मैं भी तो शेयर कर रहा हूँ, ज्ञान को बांट तो रहा हूँ आप सबके लिए। अगर मैं ऐसे सोचूं, अगर टीचर कोई ऐसे सोचते हैं, तो फिर वो आगे उन्नति नहीं कर पाते जीवन में, अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग का फर्ज बनता है कि वीडियो काफ़ी मेहनत से बनता है। और देखो, मैं इस पर कोई आपसे फीस नहीं ले रहा हूँ, एकदम निशुल्क है ये, है ना भाई। तो ये सब चीज़ को आप शेयर कर दिया करेंगे। और ये बहुत अच्छा से नोट्स है। सबसे ज़्यादा मेहनत लगा है मुझे बॉटनी के पेपर को तैयार करने में, राइट ना, क्योंकि मैं उस हर अच्छे शब्दों को मैंने कलेक्शन किया हुआ है जो आप अच्छे से पेपर दे सके और लिख सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप पूरे लास्ट तक वीडियो को देखना, बहुत कुछ सिखाएगा हमारा ये बॉटनी का जो पेपर है ना। नेचुरल रिसोर्सेस क्या चीज होते हैं, अर्थात प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, इनका पहले तो आप सभी बच्चे मीनिंग समझे। देखो, एक एक वीडियो में ना एक एक हमारे पास यूनिट कवर होगा। लेकिन कभी अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे इस चैप्टर के लिए, मैं मतलब इस यूनिट के लिए दो वीडियो दे दूं, तो आपको मिलेगा पार्ट वन पार्ट टू ऐसा करके। लेकिन जिस वीडियो में एक ही शॉट में अगर एक यूनिट खत्म हो जाता है 30-35 मिनट के वीडियो में, तो आप परेशान मत होइएगा, ओके। आप उनको अच्छे से कर लीजिएगा। देखो, मेहनत तो करना पड़ेगा, है ना, इतना तो आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को मेहनत करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा और इसके प्रकार को सबसे पहले समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या चीज होते हैं देखो, सबसे पहले हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस अर्थात प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, इसका सबसे पहले परिभाषा पूछेगा। एग्जाम में डेफिनेशन आना ही आना है, नो डाउट। तो इसको आप अच्छे से समझे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे ना, तो हिंदी में समझ लो, अपने लैंग्वेज में इंग्लिश में कन्वर्ट कर देना, नो प्रॉब्लम। जो प्राकृतिक संसाधन वे सभी वस्तु है या तत्व है जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त होते हैं। जो भी हमें पर्यावरण ने हमें दिया है वो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संसाधन होगा, रिसोर्सेस होगा। और मानव जीवन, समाज और आर्थिक विकास में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब बताइए, हमारे पास जो पेड़ पौधे हैं प्राकृतिक संसाधन है, राइट, जो पर्यावरण ने हमें दिया है अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए। सामाजिक और आर्थिक विकास में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। ये बिना मानव निर्माण के प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं, अर्थात इसको मनुष्य नहीं बनाते हैं, है ना। ये तो पर्यावरण ने इसको बनाया हुआ है। जैसे सूर्य प्रकाश मनुष्य नहीं बनाए हैं, उसको तो प्राकृतिक ने बनाए हैं। तो ये बिना मानव निर्माण के प्राकृतिक रूप से पर्यावरण जो होते हैं वो पृथ्वी पर उपलब्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में समझते हैं, प्राकृतिक संसाधन वे साधन होते हैं जिन्हें मानव सीधे प्रकृति से प्राप्त करता है, और जिसका उपयोग जीवन निर्वाह अर्थात जीवन को अच्छे सरवाइव करने के लिए और उनका प्रोडक्शन मतलब उत्पादन करने के लिए तथा विकास कार्यों में जब किया जाता है, तो वो होता है हमारे पास प्राकृतिक संसाधन होते हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। इतना बात क्लियर हो गया। अब आप सभी लोग को एक मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। इफ डायग्राम को आप सभी लोग
थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। देखो यहाँ पर है हमारे पास सोलर एनर्जी, सभी लोग जानते हैं। वाटर रिसोर्स, जो पानी है, क्या पानी को मनुष्य बनाते हैं क्या? नहीं बनाते, ये तो पर्यावरण ने दिया है ना। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मटेरियल है ना, मिनरल्स है, खनिज लवण वगैरह, ये सब पर्यावरण के द्वारा मिला है ना। लैंड है, लैंड का रिसोर्सेस मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जो है उसको भूमि, भूमि कहा जाए। भूमि को मनुष्य नहीं बनाया है, उसको तो पर्यावरण ने बनाया है। नेचुरल कुछ गैसें हैं, ये कितना कितना परसेंट है आप सब लोग देख लीजिए। एनिमल रिसोर्स है, ये भी इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। फॉरेस्ट रिसोर्स है, जो फॉरेस्ट बोले तो जंगल का एरिया संसाधन है, और ये सब चीज है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे सोलर सेल है, बताइए सोलर सेल वगैरह, ये सब पर्यावरण का क्या है, देन है। हम हमें प्रकृतिक ने दिया है, नेचर ने दिया है। अब देखते हैं इसके प्रकार को समझते हैं। प्राकृतिक संसाधन को कई आधार पर क्लासिफाई करेंगे, टाइप ऑफ नेचर रिसोर्सेस। पहला है नवीनीकरणीय संसाधन, है ना। तो ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। क्या है, रिन्यूएबल का मतलब क्या है, जिसको हम फिर उत्पन्न कर सकते हैं। वे संसाधन जिन्हें प्रकृति पुनः उत्पन्न कर सकती है, जैसे जंगल, है ना, जल, मृदा, वनस्पति, पशु, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब पर्यावरण के द्वारा जनरेट होते हैं। मतलब जंगल, वो ऑटोमेटिक पेड़ बढ़ने लगता है, राइट ना। मतलब पेड़ को भले बढ़ाने में मनुष्य का हाथ है, लेकिन पेड़ तो मतलब पर्यावरण के द्वारा दिया हुआ संपत्ति है ना, संपदा है। ठीक है। और दूसरा है हमारे पास अनवीनीकरण संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। क्या होते हैं, वे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और पुनः नहीं बना सकते, या बनाने में लाखों वर्ष का समय लगता है। उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज, ये सब क्या है हमारे पास, अनवीनीकरण संसाधन के श्रेणी में आते हैं। बात क्लियर हो गई इतना तक आप सभी लोगों को? कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके आप सभी बताना। और पहली बात तो ये है, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक तो कर दो, इतना भी दुष्ट काम नहीं करना है टीचर के लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक का बटन दबाने में आपका कौन से बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ेगा नहीं। आप लाइक कर दीजिए। कमेंट अगर आप कर सकते हैं तो आप सभी बच्चे कमेंट जरूर करें कि सर आपके चैनल से इतना कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसे मुंह उठा के वीडियो बना दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बायोटिक रिसोर्स, सब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, याद रखना मेरी बात को। हमको 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेगा, जैविक संसाधन किसे कहते हैं। देखो, जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जीवित प्राणियों से प्राप्त संसाधन को हम लोग कहते हैं जैविक संसाधन। वनस्पति, पशु, लकड़ी, मछली, कृषि उत्पादन, ये सब चीज बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं, जीवित प्राणियों से प्राप्त संसाधन होते हैं। ओके। अजैविक क्या होते हैं, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन होते हैं, जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, धातु, खनिज, लवण, ये सब चीज होते हैं। विकास स्तरों के आधार पर इसको कितने भाग में बांटा गया है, विकास के आधार पर समझते हैं। देखो, इसके भी दो प्रकार हैं, वास्तविक संसाधन, एक्चुअल रिसोर्सेस, जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, नदी का जल, नदियों का जल, ये सब है हमारे पास विकास के आधार पर। अगला है संभावित संसाधन, पोटेंशियल रिसोर्सेस, जो किसी स्थान पर उपलब्ध तो है लेकिन अभी उपयोग में नहीं ला रहे हैं, इसे है हमारे पास संभावित संसाधन है। संभावित है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर लेंगे तो एक्चुअल हो जाएगा। ओके। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर, देखते हैं ऑनरशिप के आधार पर ये कितने प्रकार के हैं। यहां तो आपको 4 प्रकार देखने के लिए मिल रहा है। देखो, व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्सेस, जैसे किसान की भूमि, वो हमारा खुद का भूमि होता है ना। इस पर कोई दूसरे गवर्नमेंट का तो अधिकार नहीं है। हाँ, टैक्स देते हैं, थोड़ा बहुत अलग चीज है, लेकिन जो किसान की भूमि की बात करें तो उनकी व्यक्तिगत संपदा होती है। जैसे मेरा 5 एकड़ जमीन है मान लीजिए, है ना,
तो 5 एकड़ जमीन मेरा है तो मेरा ही रहेगा, है ना। कोई पड़ोसी का जमीन को तो मैं नहीं ले लूंगा ना। तो ये होते हैं हमारे पास व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन, ये मतलब इसका मतलब क्या है, जैसे गांव का तालाब, वो किसी एक व्यक्ति का अधिकार उस पर नहीं है। तालाब अगर बोलते हैं तो उस गांव के व्यक्ति, मतलब कोई दूसरे गांव का भी व्यक्ति आके उस पे नहा सकते हैं, पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह है सामुदायिक संसाधन होते हैं। उस पर कम्युनिटी होती है, एक ग्रुप में उस संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। कितना अच्छा बात लिखा गया है। सबसे बढ़िया है डीएससी का जो सिलेबस बॉटनी का, बहुत अच्छा लगा मुझे, एकदम मस्त। केमिस्ट्री से भी अच्छा हमारे पास जो सिलेबस है ना, वो हमारा बॉटनी का सिलेबस है डीएससी का ना। मैं बाकी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डीएससी का बात कर रहा हूँ। डीएससी एकदम पर्यावरण से रिलेटेड चीजें बहुत अच्छा है, एकदम मस्त है। ओके, और समझते हैं राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्सेस, जैसे कि रेलवे और राष्ट्रीय उद्यान। बताओ, ये जो रेलवे है किसी के बाप का धन तो नहीं है ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है, ये किसी का बाप का धन तो नहीं है ना। ये तो नेशनल है ना, ये तो राष्ट्रीय स्तर का संसाधन है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अब देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि समुद्र, समुद्रों का खुला हुआ क्षेत्र, ये तो पूरे इंटरनेशनल रिसोर्सेस है। तो ठीक है बच्चों, ये सभी प्रकार को समझ गए। अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा तो अलग अलग आधार पर जो आपको समझ में आता है, एक दो आधार पर आप सभी बच्चे लिख देंगे, काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है, चित्र के साथ, डायग्राम के साथ, फिगर के साथ मैंने इस पीडीएफ को तैयार किया है बहुत अच्छे से। बस एक बार बताना आप सभी लोग, ठीक है ना। देखो, ये आपका टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस है, आपका सन है, सॉइल है, एयर है, ऑयल है, वाटर है, मिनरल है, रॉक है, फॉरेस्ट है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेस है। ये भी और है, मैं थोड़ा से और बताने की कोशिश किया है वही चीज़ों को अलग फिगर में ना। तो सनलाइट है, एयर है, वाटर है, प्लांट है, ये सब बताने, एग्जाम्पल में बताने की जरूरत है, चित्र को बताने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसे बना देंगे तब तो फिर मजा ही अलग है पेपर का, क्या बोलूं, चेक करने वाला आदमी खुश हो जाएगा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, थोड़ा सा निष्कर्ष को भी मैंने शामिल किया हुआ है। देखो कैलकुलेशन क्या है इसका। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य है। इसके विवेकपूर्ण अर्थात बुद्धिमत्ता से और सतत उपयोग से ही मानव के स्थायी विकास संभव होता है। बात समझ में आई क्या मेरी। इसका निष्कर्ष ये है कि इसका इस्तेमाल हम मतलब सोच समझ के करें, है ना। ऐसे भी कहीं भी इनको इन्वेस्ट नहीं करना है फालतू, इसको क्या बोला जाए, फालतू इनको कहीं भी लगा नहीं देना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इनको सोच समझ के इस्तेमाल करें। जो हमारे पास पर्यावरण का जो संसाधन है उसके जरूरत नहीं, हम लोग पेड़ काट दे रहे हैं, कुछ और काट दे रहे हैं, ठीक है, तो पर्यावरण डिस्टर्ब हो जाएगा ना। ठीक, अब देखते हैं स्टूडेंट, इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण कैसे करें, कंजर्वेशन कैसे करेंगे। प्राकृतिक संसाधन, ये अगला टॉपिक है ना। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर जीवन की आधारशिला है। जल, मृदा, वायु, वन, खनिज, ऊर्जा आदि सभी मानव जीवन और आर्थिक विकास के लिए क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अनिवार्य होते हैं। हमको इसको संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज संसाधनों के अंधाधुंध दोहन, जनसंख्या में वृद्धि इसका सबसे प्रमुख कारण है, और अशिक्षा इसका दूसरा कारण है। लोग शिक्षित नहीं हैं तो कोई भी पेड़ लगाने से ज्यादा कटाई में बिजी है, ठीक है। औद्योगिकीकरण मतलब कहीं जगह पर भी फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, तथा प्रदूषण ने इसके अस्तित्व को संकट में डाल दिया। सच में बता रहा हूं, लोग अपने खुशी के लिए जहां पर भी जरूरत पड़ रहा है वहां पर फैक्ट्री जनरेट कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, और उससे नुकसान हो कि क्या हो मनुष्य समझे, ऐसा करके अपने खुद के विकास के लिए लोग कर रहे हैं। कंपनी कुछ कुछ फैक्ट्री जो जरूरत जहां पर नहीं है वहां पर, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। बताओ, एक परिवार में अभी हम दो हमारे दो, ठीक है, अभी के टाइम में क्या है, हम दो हमारे दो हैं, राइट ना। लेकिन बच्चों, अगर कोई फैमिली अगर 5 बच्चा 6 बच्चा अगर लेके चल रहा है परिवार में, तो उनके लिए एक संकट की घड़ी उत्पन्न हो जाएगी, उनकी मांगे बढ़ जाएगी, है ना। ये सब चीज उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये सब से संसाधन क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसलिए इनका संरक्षण और संतुलन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। संतुलित मतलब इनको बैलेंस करना। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उतनी ही मात्रा में उनका देख रेख करें, पेड़ लगाएं, तब वो चीज बैलेंस हो पाएगा। ये केवल पेड़ की ही बात नहीं है, बहुत सारी चीजें उनका मैं बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की परिभाषा क्या है समझते हैं।
प्राकृतिक संसाधन संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए ही उपलब्ध रहे, ऐसे हमको संसाधन तैयार करना है। संरक्षण का मीनिंग क्या है? जब जैसे हम जिंदा हैं, जैसे अभी कह रहे हैं, गवर्नमेंट सरकार भी कह रहे हैं और स्कूल कॉलेज में भी ये थीम चला रहे हैं कि बरगद का वृक्ष लगाइए, नीम का वृक्ष लगाइए। खास करके बरगद के वृक्ष को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, नीम के वृक्ष भी आप लगाएं, ठीक है। तो जितना आप पेड़ काट रहे हैं लगा तो दिए, उनका पालन पोषण भी तो करें, उनकी रक्षा भी तो करें, ताकि एक पर्यावरण सुरक्षित हो। बताइए, पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ना तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, ना हमें आवश्यक चीजें नहीं मिल पाएगी और बहुत सारे परेशानी बढ़ जाएंगे, वर्षा नहीं होगी। तो ये समस्या कल के लिए दिख रहा है। तो संसाधन, इसका जो संरक्षण करने का मीनिंग क्या है कि हमारे अपने ही पीढ़ी इनका इस्तेमाल ना करे, आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए हम कुछ बचा के रखें ताकि वो भी अपने जीवन में अच्छे से सरवाइव कर सके। इसका मतलब ये होता है संरक्षण। ऐसे ही आप इतना अच्छा लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा। पेपर कैसा लग रहा है बस मुझे आप लोग एक बार बता देंगे प्लीज भाई, एक बार बताना आप लोग कैसा लग रहा है क्लास, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। जीवन निर्वाह हेतु, जीवन को अच्छा चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधन का महत्व है। जल, वायु, भोजन का मूल सोर्स, ये सब चीज हमको मिलते हैं पर्यावरण से। आर्थिक विकास हेतु उद्योग, कृषि, परिवहन का आधार, ये सब चीज हमारे पास इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, तो ये सब पर्यावरण के कारण हो रहे हैं, प्राकृतिक के कारण हो रहा है। पर्यावरणीय संतुलन हेतु, इसलिए हम इसके महत्व को समझ रहे हैं, पर्यावरण का संतुलन बना रहता है इससे। देखो, वनों के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति हो रहे हैं अभी, है ना। जल चक्र और मृदा संरक्षण, इस सब को हमको क्या करना है? बचाना है बच्चों। तो सभी लोग मिलजुल के थोड़ा देश के लिए, इस राज्य के लिए अपने मन में एक क्या रहे, एक सेवा की भावना होनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या जाएगा, ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऊर्जा का सोर्स क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नवीनीकरणीय ऊर्जा है। अगला है हमारे पास महत्व, भविष्य की पीढ़ियों के लिए धरोहर। संसाधनों की उपलब्धता से ही मानव सभ्यता का विकास संभव होता है। ये इसके महत्व पूछा जाएगा बच्चों, आप एक बार पढ़ना वीडियो, देख करके आप पूरा अच्छे से कवर कर पाएंगे एग्जाम में। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान स्थिति क्या है? अत्यधिक दोहन के कारण खनिज और पेट्रोलियम भंडार घट रहे हैं और भूजल स्तर तेजी से नीचे जा रहे हैं। सच मैं बताऊं, हमारे घर में कुआं है। पहले जब बरसात का टाइम आता था ना, तो बहुत, एकदम मैं बता रहा हूँ ना, कुआं का पानी एकदम ऊपर आ जाता था। लेकिन आज देखना, इतने बरसात होने के बाद कुआं का पानी आधा नहीं आ रहा है, पता है आपको। और जैसे बरसात के दिन से जैसे ही मतलब नवंबर दिसंबर के महीना आते हैं ना, नवंबर दिसंबर, दिसंबर जनवरी में मान लीजिए, जनवरी के बाद कुआं में हमारे पानी नहीं मिलता है। वो तो अंदर बोर लगा इसलिए पानी मिल जाता है, नहीं तो पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। पहले हम लोग बाल्टी से पानी निकालते थे, अब वो दिन हमको मिलता ही नहीं है, क्योंकि ऐसे पानी ही नहीं है। सोर्स ऑटोमेटिकली धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। बताइए, ये सब समस्या है हम सब के लिए। तो ये वर्तमान की स्थिति को ये बता रहे हैं, जैसे कि मैंने, और आपके भी अगर कुछ, आपके जीवन में भी कुछ चेंजेस हुआ है जो पहले आप देखे थे और अभी क्या हो रहा है, तो आप मुझे बताना कमेंट करके। हमारा अपना परिवार है भाई, आप लोग शेयर करें, बोलें, बताएं, अच्छा लगेगा। एक दूसरे के जगह का नॉलेज हमको मिलेगा, जैसे मैंने अपना नॉलेज बताया, आप लोग भी अपना नॉलेज बताएं, ठीक है। अच्छा लगेगा हमको सुन करके। आप अलग अलग जगह से जुड़े हुए हैं, इससे अच्छा मेरे जीवन में और अनुभव क्या हो सकता है? ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। बताओ, 50 से 60 कॉलेज के बच्चे पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, ये मेरे अनुभव है एक, है ना, कि मैं आपसे कुछ डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। वनों की कटाई से भूमि कटाव और जैव विविधता में कमी हो रही है। अब ये बायो, हमारे पास जो जैव विविधता क्या चीज होती है ना, मतलब जीवों में समानता होने के बाद भी, जो एक समानता होने के बाद भी जो अंतर पाया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं जैव विविधता। मतलब उस जीवों में बहुत सारे वो चीज डेवलप होना, जैव विविधता। एक समान होने के बाद भी जो अंतर पाया जाता है ना, हर प्राणी, जैसे मनुष्य बहुत सारे हैं लेकिन सब में कुछ न कुछ अंतर है भाई, तो ये होते हैं हमारे पास जैव विविधता। ओके। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो रही है, इसलिए संसाधनों का विकासपूर्ण उपयोग आवश्यक है।
ठीक है, ये वर्तमान की कंडीशन है। और है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के उपयोग उपाय। जल संरक्षण क्यों करना चाहिए? वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या चीज होते हैं, है ना भाई? तो ये है संरक्षण करें उसका। नदियों और तालाबों का पुनर्जीवन उनको पैदा करना चाहिए, ये संरक्षण का हमारा रूल है, उपाय है। घरेलू और औद्योगिक जल का पुनर्चक्रण करना चाहिए, उनको वेस्ट छोड़ देते हैं ऐसे में। टपक एवं छिड़काव सिंचाई ये करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मतलब पानी को छोड़ देते हैं, अब फिर पानी बह के कहीं भी जा रहे हैं, तो उससे जितना जरूरत है पेड़ पौधों के, उससे ज्यादा तो बह के बाहर चला जाता है। तो ये टपक अर्थात तो छिड़काव सिंचाई उपयोग करना चाहिए। अभी अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर ये कर रहे हैं, जैसे पाइप लगा है ना, और छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, और वो फव्वारे के माध्यम से पानी जहां जहां पौधे को जरूरत है वहां पर वो जड़ों तक जाते हैं, फिर बंद कर दिए जाते हैं। और अगर आपके एरिया में ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों कमेंट करके प्लीज मुझे बताना। ये पेपर बहुत अच्छा है ना, इससे हम एक इकोसिस्टम से जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं, बायोडिवर्सिटी से जुड़े हैं। तो आप मुझे बताना बच्चों कि ये बायोडिवर्सिटी जो चीज है, इनको आप एक बार मुझे बताना कि आपके एरिया में कैसे खेती होती है। ठीक है, वन संरक्षण कैसे करें? वृक्षारोपण अभियान चलाएं, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाएं, सामाजिक वानिकी अर्थात सोशल फॉरेस्ट्री ये करें। फॉरेस्ट्री मतलब आप अपने आसपास एरिया में पेड़ पौधे लगाएं, गार्डनिंग करें। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण, जो जीव है ना, वन्य जीव है, उनको संरक्षित करें। हम अपने शौक के लिए कोई किसी जीव को मार देते हैं मजा लेने के लिए, है ना, शिकार के माध्यम से, तो ऐसे ना करें। हर जीव में भगवान निवास करते हैं। ठीक है, कलयुग का जमाना है, इतना करते हैं लोग, लेकिन उतना ना करें जिससे दूसरे जीव को मार के भी आपको क्या मिलेगा, है ना? प्रेम करें पशुओं से, जानवरों से, तो आप इस मानव जीवन के महत्व को समझ पाएंगे। अब मृदा संरक्षण, सीढ़ी नुमा खेती करें। तो सीढ़ी नुमा खेती करेंगे तो मिट्टी जो बह के नहीं जाएगा, है ना। सिंचाई चराई पर रोक करें। देखो सॉरी, अधिक चराई पर रोक करें, मतलब ये कह रहा है कि देखो, जितना जानवर जो घास को ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो अत्यधिक चराई कर देने से वो मृदा का जो संरक्षण है ना, वो नहीं हो पाता है। बंजर भूमि का पुनर्विकास करना चाहिए, कार्बनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। कितना अच्छा है बताओ, पेपर कितना अच्छा है बताओ, बहुत अच्छा है यार, वाह, मजा आ गया। ऊर्जा संरक्षण, बिजली का कम से कम उपयोग करें। देखो, बिजली हम क्या करते हैं, चार्जर लगा दिए रहते हैं। मैं विश्वास करो, सच में, मैं कॉलेज में रहता हूँ, बच्चे स्विच ऑन करके चले जा रहे थे, पंखा चलते रहते हैं, मैं बंद करता हूँ प्रॉपरली। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ उस रूट से जाते रहता हूँ, तो मैं, ऐसा नहीं है कि हमारे कॉलेज का वो कहा जाए संपत्ति है, लेकिन वो सबका संपत्ति होता है चीज। तो हम ऊर्जा बचाएंगे, कोई रूप बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फैन ऑन कर दिए हैं, आप बोलते हैं हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, कुछ भी चालू करके चले जाते हैं, और हमारा क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे ग्रामीण एरिया में आप देखेंगे ना बच्चों, तो क्या होता है मालूम है, पंखा चल रहा है, डायरेक्ट लाइट जला रहे हैं, लेकिन भाई ट्रांसफार्मर से कनेक्ट है तो लाइट ना खपत हो रही नहीं है, खपत तो हो रही ना। तो इससे क्या होगा कि हम ग्रामीण एरिया में क्या सोचते हैं लोग कि हमारा क्या जाएगा, बिजली बिल 200 300 दे रहे हैं, 400 तक दे रहे हैं, चलने दे, हमारा क्या जाएगा, कोई है नहीं रूम, पंखा चले जा रहा है। मतलब कोई भी चीज ऐसे ऑन मत करिए आप। सच में मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता चीजों को, है ना, मैं सच बता रहा हूँ। अगर कहीं भी हमारे घर में भी, इवन कहीं पर भी लाइट फालतू जलते रहता है, मैं तुरंत उनको ऑफ करता हूँ। ठीक है, और अपने रूम में जो चीज जरूरत नहीं है उस चीज को हम बंद कर देते हैं, जो जगह जरूरत है लाइट की चीज जला दो। तो ये सब चीज है ऊर्जा संरक्षण करने का। बिजली का कम से कम उपयोग करें, ज्यादा जरूरत की चीज नहीं है तो मत करो। बोर ऐसे ही चलते रहता है हमारा, एक से एक लोग पड़े हैं दुनिया में, क्या बोलो, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं होंगे, विश्वास है मेरा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो गैस का प्रयोग करें। वाहनों में सीएनजी, है ना, या इलेक्ट्रिक ऊर्जा का प्रयोग करें। जो पेट्रोलियम वगैरह धुआं देने वाले गाड़ी को कम करके आप इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का प्रयोग करें, कर रहे हैं। खनिज संरक्षण कैसे करें? धातुओं का पुनर्चक्रण करें, रिसाइकलिंग करें, और खनिजों का न्यूनतम अपव्यय करें, और वैकल्पिक संसाधन का क्या करें, उपयोग करें। और है
संसाधन संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका होना चाहिए। रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस क्या है? पहला है अपना योगदान दे, जल बचाएं, बिल्कुल बचाएं, हम खुद बचाते हैं, आप भी बचाएं। ऊर्जा बचाना चाहिए, जैसे बल्ब, पंखे, टीवी आदि का अनावश्यक उपयोग ना करें। बता रहा हूं ना, मतलब कभी कभी होता है ना कि टीवी चले जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है ना। कभी कभी हमारे घर में भी ऐसा होता है, नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होता है, लेकिन मैं बोलता हूँ, मान लो आपके फैमिली में कोई कोई है, कहीं छोड़ के चले गए, टीवी चल रहा है, तो जरूरत नहीं है तो बंद कर दें, है ना। मैं बताता हूँ, समझाता भी हूँ, है ना। घर में तो वैसे बंद करते हैं हमारे फैमिली में, ठीक है। तो अनावश्यक जो चीज़ें हैं उनको आप कोशिश करें कि अनावश्यक उनको ना चलाएं, ठीक है। ज़रूरत है तब आप चलाएं। कचरे का पुनः उपयोग करें, मतलब उनको रिसाइकल करें कचरे को, जैसे कि प्लास्टिक, कागज, धातु का पुनः चक्रण, कहीं भी मत फेंक दें उनको। जो भी आ रहे हैं बाहर से खरीदने के लिए उनको दे दो, ठीक है, वो रिसाइकल के लिए भेज दिया जाएगा। स्वच्छ परिवहन का प्रयोग करें, सार्वजनिक परिवहन, साइकिल, पैदल चलें, ये सब चीज़ इस्तेमाल करना चाहिए। लोग तो यहाँ से वहाँ दुकान भी जाते हैं ना, तो बाइक लेके जाते हैं। वृक्षारोपण, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। हम तो लगाते हैं, आप भी लगाएं, ठीक है। जागरूकता फैलाना चाहिए, समाज में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि कपड़े के थैले, जैविक उत्पादन, ये सब चीज हमारे पास क्या होना चाहिए, अनुकूल वातावरण के अनुसार क्या करें, उनका इस्तेमाल करें। और देखते हैं कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलो, ठीक है। संसाधन संरक्षण का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध रहेगा, पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, जैविक विविधता संरक्षण होगी, कृषि और उद्योग का विकास सतत रहेगा, जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होगी। जलवायु परिवर्तन देखो, अभी बेमौसम पानी भी गिर जाता है ना, और बेमौसम कुछ भी आ जाते हैं, तो ये सब इसका प्रभाव है, ठीक है। प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, बाढ़, भूस्खलन में कमी आएगी, तो ये सब हमारे लिए इसके संरक्षण का महत्व होगा, ठीक। चलो और समझते हैं निष्कर्ष क्या है, ये भी देख लेते हैं। किसका निष्कर्ष है हमारे पास? इस प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का निष्कर्ष है। प्राकृतिक संसाधन सीमित है और उनका विवेकपूर्ण उपयोग ही मानव जीवन को सुरक्षित कर सकता है। व्यक्ति, समाज और सरकार तीनों को मिलकर संसाधन संरक्षण की दिशा में कार्य करना होगा। सतत विकास होना चाहिए, जैसे कि तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और संसाधन को बचाने के लिए सचेत कदम उठाएगा। तो नो डाउट अनिवार्य रूप से हमारा जो पर्यावरण का जो संसाधन है कुछ मात्रा में अच्छा से सुरक्षित रहेगा। अगला टॉपिक, ये टॉपिक है सब, आप सिलेबस मिला लीजिएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप एक पेज जो आपका सिलेबस है उनको आप जरूर रखें, अटैच करके अपने पास रखें, साथ में रखें, और उनको देखते जाएं। टॉपिक जो जो टॉपिक होते जाता है उसको आप राइट के चिन्ह लगाते जाएं, थोड़ा थोड़ा पेंसिल से चिन्ह लगाएं, पेन से नहीं, पेंसिल से चिन्ह लगाएं और उनको पढ़ते जाएं। तो ये हमारा अगला टॉपिक है, संसाधनों का कंटिन्यू जो उपयोग होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मानव जीवन का आधार प्राकृतिक संसाधन है, सही बात है भाई, हमारा जीवन का आधार तो पर्यावरण जो प्राकृतिक संसाधन है ना। संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, प्रदूषण और औद्योगिकीकरण के कारण संसाधनों की कमी हो रही है, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो रही है। इन्हीं समस्याओं से निपटने के हेतु सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट एवं संसाधनों का सतत उपयोग की अवधारणा सामने आई है। अब देखते हैं इसी के अंतर्गत और चीजें हैं, समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, सतत उपयोग की परिभाषा क्या है। संसाधनों का सतत उपयोग वह प्रक्रिया है जिससे प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार दोहन किया जाता है कि वे वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहें। इसमें संसाधनों के संतुलित, विवेकपूर्ण और दीर्घकालीन संरक्षण आधारित उपयोग पर बल दिया जाता है। यह इसका परिभाषा, डेफिनेशन। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन। सतत उपयोग की अवधारणा क्या है? संसाधनों का सीमित और विवेकपूर्ण उपयोग करें, नवीनीकरण, संसाधनों को पुनः उत्पन्न करने योग्य बनाए रखना। अगला है अनवीनीकरण संसाधनों का कम से कम उपयोग करें, है ना। पर्यावरण संतुलन बनाए रखें, सामाजिक समानता होना चाहिए।
आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन होना चाहिए। आवश्यकता क्यों है, हमारे पास जो कंटिन्यूस, जो सतत उपयोग की आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षय होना, इसलिए इसका जरूरत है, आवश्यकता है, इसको बचा के रखें। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती मांग, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, बायोडिवर्सिटी हमारे पास, देखिए पहले कितने, आप लोग पहले देखे होंगे गौरैया पक्षी, हमारे भी घर में बहुत सारे रहते थे उस टाइम में, गौरैया पक्षी, कौवा वगैरह कितने आते थे। लेकिन अब क्या दिखाई देता है, कुछ दिखाई नहीं देता भाई। ठीक है, ये सब जानते हैं आप सब लोग, सब धीरे 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 लुप्त होते जा रहे हैं। भावी पीढ़ियों के अस्तित्व की चिंता के लिए इसकी आवश्यकता है बच्चों, कंटिन्यूस अर्थात जो सतत उपयोग की आवश्यकता, जिनको हम लोग सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सतत उपयोग के दृष्टिकोण है ना, अप्रोचेस ऑफ सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक अप्रोचेस, आर्थिक दृष्टिकोण के सेंस में हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमिक होना चाहिए। ऐसे विकास मॉडल जो पर्यावरण के अनुकूल हो, उनके विरोधी ना हो, अगेंस्ट ना हो, पर्यावरण के लिए जो ठीक ठाक हो, ऐसा होना चाहिए। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा का प्रयोग, हरित, यहाँ पर हरित उद्योग है, ये सब चीज है। संसाधनों की दक्ष उपयोग, एफिशिएंसी, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस, ऊर्जा बचत तकनीक, जल की न्यूनतम खपत वाली कृषि होना चाहिए। लागत लाभ विश्लेषण होना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए। अगला है पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग होना चाहिए, रिसाइकलिंग और रीयूज करने योग्य होना चाहिए। अगला है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोचेस क्या है, जैव विविधता का संरक्षण, वन और जल सोर्स का पुनर्जीवन, प्रदूषण नियंत्रण होना चाहिए, पर्यावरणीय वहन क्षमता, केयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए का ध्यान रखें। नवीनीकरणीय ऊर्जा का विकास, सौर, पवन और हमारे पास है जल विद्युत, विद्युत है ना। और सतत कृषि अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होना चाहिए। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण होना चाहिए, जागरूकता सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, और शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण के लिए हम सचेत करें। सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए, हम सब एक समुदाय में, जिस समाज में आप रहते हैं तो वहाँ सभी का भागीदारी होना चाहिए, है ना। जैसे कि जल, वन भूमि संरक्षण, ये सभी को, सभी लोग समझें इनके महत्व को, तो हम अच्छा कर पाएंगे। प्रारंभिक ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज होना चाहिए, जैसे वर्षा जल संचय, लोक वन संरचना, ये होना चाहिए। समानता और न्याय, ये होना चाहिए। सतत जीवन शैली होना चाहिए। अब इसका जो सतत उपयोग के उपाय क्या है, जल संरक्षण तकनीक प्रयोग करें, वृक्षारोपण करें, है ना, स्वच्छ ऊर्जा का विकास करें, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण करें, कचरे का पुनः प्रयोग करें, ये सब इनके पार्ट हैं। सतत उपयोग से जुड़े कुछ कार्यक्रम हैं, ये सब आप अगर चाहें पढ़ सकते हैं, अगर याद अगर आप कर पाए नॉलेज के लिए बहुत अच्छा पार्ट है। आठवां है सतत उपयोग में व्यक्ति की भूमिका, जल और बिजली की बचत होनी चाहिए। बस हेडिंग हेडिंग याद रखिए, फिर आपको सब चीज अच्छा से समझ में आ जाएगा। वृक्षारोपण में भागीदारी, कचरे का अलग अलग संग्रह और पुनः उपयोग होना चाहिए, पर्यावरण जागरूकता अभियान में सहयोग होना चाहिए, वृक्षारोपण में भागीदारी, ये सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सतत उपयोग के लाभ, बेनिफिट से क्या है, इससे क्या फायदा होगा, देखो दीर्घकालीन उपलब्धता बढ़ेगा, पर्यावरण संतुलन बना रहेगा, आर्थिक विकास और रोजगार मिलेगा, सामाजिक समानता और न्याय होगी, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान होगा। निष्कर्ष क्या है, संसाधन का सतत उपयोग केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। यदि मानव को अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखना है तो उसे आर्थिक, पारिस्थितिकी और सामाजिक दृष्टिकोण को मिलाकर संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, और सतत विकास ही मानवता का क्या है, भविष्य है। ठीक है बच्चों, आई होप सारे लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये आप लोगों को मैं स्माइल दे रहा हूँ, चूहा जैसे मुंह बना देता हूँ मेरा, ये लो भाई, है ना, बंदर जैसे दिख रहा हूँ ना, ध्यान मत देना। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने पहला यूनिट को कवर कर लिया। अब इसके बाद जो अगला यूनिट आएगा, है ना,
जो भूमि है और फ्रेश वाटर है, इसके बारे में, रिसोर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। धूम मचा के पढ़ेंगे भाई। देखो कितना अच्छा बात है, बताओ। मैंने ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि एक लेक्चर में, 30-35 मिनट के लेक्चर में, एक हमारा जो पूरा यूनिट है अगर कवर हो जाता है, बताओ कितना अच्छा बात है, बताओ बहुत अच्छा बात है यार, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर को, अगले लेक्चर में देखेंगे। पूरा आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, नुकसान आप ही का होगा, मेरा नहीं नुकसान होगा। क्यों? आपको वीडियो ही नहीं मिलेगा भाई, नया शिक्षा नीति में जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका वीडियो ही नहीं मिलेगा, फिर आप पछताते रहेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा दिखाते जाता हूं, 1 मिनट। हाँ, चलो आप उधर से ले लें, पहला पेज से ले लें, ज्यादा नहीं है, 12 पेज है। ठीक है, चलो पहला पेज ले लो। बोलो यस सर। मेरे कमांडो लोग सोना नहीं है। ओके, यस सर। ये दूसरा पेज, वो ज्यादा छोटा हो गया। ये दूसरा पेज। ये लो भाई तीसरा पेज। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिखा है। चाहो तो थोड़ा बहुत डिजाइन कर सकते हैं, लिखने की कला होना चाहिए। 5 पेज। ये आपका 6 हो गया। स्क्रीनशॉट मार ले रहे बच्चे लोग। ये 7 पेज हो गया। और ये हो गया हमारे छुए मुए बच्चे लोग के लिए 8 पेज। और ये हो जाता है 9 पेज। और ये होता है 10 पेज। ये होता है 11 पेज। ओके। और ये होता है 12 पेज। खत्म। अगला पार्ट अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे। अगर जरूरत पड़ेगा ना तो मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। अगर बड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा ना तो मैं दो दो लेक्चर आपको दूंगा, इसको आप कवर करेंगे। ठीक है, कैसा है बताना तो जरा, कैसा मैं बनाया हूँ बताओ। ये पीपीटी अच्छा है कि नहीं है बताओ। ये जो पीडीएफ है अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा है ना, एकदम कलरफुल मैंने बनाया है, कलरफुल लग रहा है सबको। चलिए दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सब लोग अच्छा पढ़ते रहें, समझते रहें। जूलॉजी का वीडियो मैंने एक दिन में चारों वीडियो को अपलोड कर दिया, बताओ एक दिन में चारों वीडियो भाई। और 4 वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जाके आप जो भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे जाके पढ़ लेंगे। अभी बज रहा है 12 बज रहा है। ठीक है, देखो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 12 बजे, सब लोग सो रहे हैं घर में, तो मैं सोचो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वाह, लो बताओ भला, ऐसा करते हैं? करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है। धूम मचा के मेहनत नहीं करोगे ना आज तो कल आप पछताओगे भाई। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत और लंबा हो जाएगा, लेक्चर दूंगा तो। अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। गुड नाइट।